शुभ संध्या बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के जो मॉडल प्रश्न पत्र 2021-22 का था, जो कि कॉमर्स विषय के एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस के सब्जेक्टिव मॉडल सेट। कौन सा मॉडल सेट? सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मॉडल सेट के कुल 19 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। तो आइए फटाफट 19 सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न देखने के पूर्व कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसको आप लोग जरूर परीक्षा हॉल में बैठे तो पढ़ लें। मोटी मोटा हम लोग इसको कुल देख लेते हैं कि जो सामान्य निर्देश हैं वो क्या हैं। कि कुल प्रश्न संख्या 19 है। 1 से 7 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, और 15 से 19 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इधर 7 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है, और इसमें 7 है जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है, और दीर्घोत्तरी में 5 है जिसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल आपको 13 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। आइए अब उत्तर को देखते हैं प्रश्नों को। ये आपका प्रश्न पत्र है। आप देखे होंगे इस प्रश्न पत्र को, अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इनके उत्तरों को भी मैं अभी बताने का प्रयास करूँगा। तो कुल 19 प्रश्न हैं। ये व्यवसाय के तत्व से संबंधित हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो आइए इनके उत्तरों को देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, इसके हम लोग देखते हैं इसके उत्तर को। तो प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित लिखित विलेख होता है, जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करके किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा उसके वाहक को एक निश्चित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, यह है प्रतिज्ञा पत्र। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखांकित चेक क्या है। आइए इसके जवाब को देखते हैं। जब किसी चेक के मुखपृष्ठ पर 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इस कार्य को चेक का रेखांकन कहते हैं। ठीक है, जो चेक होता है, मान लीजिए ये चेक है। ठीक है, इस चेक के मुख पृष्ठ पर बाएं कोने में 2 समांतर तिरछी रेखा ऐसे खींच दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम चेक का रेखांकन कहते हैं। रेखांकित चेक का भुगतान काउंटर पर न होकर के व्यक्ति के खाते में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ड्राफ्ट को परिभाषित कीजिए। बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का विनिमय विपत्र है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक पर लिखा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का विपत्र है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को आदेशित किया जाएगा कि विपत्र में लिखी हुई धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। चौथा प्रश्न है चेक के पृष्ठांकन से क्या समझते हैं। चेक का स्वामित्व हस्तांतरित करने के उद्देश्य से लिखित आदेश युक्त हस्ताक्षर को पृष्ठांकन या बेचान कहते हैं। तो चेक का पृष्ठांकन या बेचान या इंडोर्समेंट, ये बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसको आप जानते हैं, एक लाइन में अगर हम इसको ऐसे कहें तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में इसके उत्तर को लिखा हुआ है। अगर विस्तार से समझने का प्रयास करो तो चेक के पृष्ठांकन का मतलब होता है कि चेक के पीठ पर जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख करके नीचे अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो यह मान लिया जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, अब वो चेक जो है उसका स्वामित्व उस व्यक्ति को अब मिल जाएगा। यानी पृष्ठांकन से आशय उस किसी भी विपत्र के स्वामित्व के हस्तांतरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विनिमय साध्य प्रलेख की कोई एक विशेषता लिखें। तो विनिमय साध्य प्रलेख क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। इसमें देखिए 2-3 चीज़ जुड़ा हुआ है। पहला है विनिमय। विनिमय का क्या मतलब होता है? विनिमय मतलब लेन देन। ठीक है, साध्य मतलब साधन, और प्रलेख मतलब अभिलेख या कागजात। तो विनिमय साध्य प्रलेख किसे कहेंगे? ऐसा प्रलेख जो विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाए, उसका जो है प्रयोग वैकल्पिक मुद्रा के रूप में किया जाए, वो विनिमय साध्य प्रलेख के अंतर्गत आता है। तो विनिमय साध्य प्रलेख की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। विनिमय साध्य प्रलेखों के स्वामित्व का हस्तांतरण आदेशानुसार ही किया जाता है। ठीक है, तो जो विनिमय साध्य प्रलेख होते हैं उनके स्वामित्व का हस्तांतरण आदेशानुसार किया जाता है, और इस आदेशानुसार प्रक्रिया को ही हम लोग पृष्ठांकन कहते हैं, जो भी चौथे प्रश्न में हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है विपत्र का नवीनीकरण क्या है, यानी विपत्र का रिन्यूअल क्या होता है।
उत्तर इसके देखते हैं हम लोग। जब किसी भी विपत्र के भुगतान तिथि पर उसका भुगतान न करके उसके स्थान पर कोई नया विपत्र लिखा जाता है तो उसे विपत्र का नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग देखते हैं कि विपत्र का नवीनीकरण क्या है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति ने विपत्र को लिखा और लेखक जो है विपत्र को लिखा और उसको स्वीकार कर लिया और उसने वादा किया कि मैं 2 महीने बाद इसमें लिखित जो 1,000 रुपये धनराशि है उसका भुगतान करूंगा। और 2 माह के बाद वो उस लेखक को यानी विपत्र के स्वीकारकर्ता को यह एहसास हो जाए कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसका विपत्र का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उसके जो लेनदार होगा उसके पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा, आप फिर से कोई दूसरा विपत्र लिख दीजिए जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, दूसरा विपत्र उसके स्थान पर लिख दिया जाता है और उसमें ब्याज के साथ यानी जब जितनी अवधि बढ़ती है उसका ब्याज इंक्लूड रहता है। तो लेनदार और देनदार जब दोनों मान जाते हैं तो एक नया विपत्र लिख दिया जाता है जिसे विपत्र का नवीनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहक चेक किसे कहते हैं? ऐसा चेक जिसका भुगतान वह व्यक्ति जिसके पास चेक है बैंक से प्राप्त कर सके वाहक चेक कहलाता है। ठीक है, ये है वाहक चेक। वाहक चेक देखिए होता क्या है, एक्चुअली जिस व्यक्ति के पास ये चेक आ जाए वही व्यक्ति उस चेक का मालिक हो जाता है। ठीक है, वाहक चेक यानी उस पर लिखा होता है बियरर। ठीक है, ये बियरर या वाहक शब्द लिखा होता है और जो जिस भी व्यक्ति को ये चेक मिल जाए वही व्यक्ति इस चेक का मालिक कहलाता है। लेकिन आदेशित चेक में ऐसा नहीं होता है। आदेशित चेक में जिस व्यक्ति का उसमें नाम होता है वही उसका मालिक होता है। कोई दूसरा व्यक्ति चुरा ले पाले तो वो उसका मालिक नहीं बन सकता है। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में जो 8वां प्रश्न है, रेखांकित चेक एवं खुले चेक में क्या अंतर है? तो रेखांकित चेक का भुगतान चेक में उल्लिखित व्यक्ति को ही होता है जबकि खुले चेक का भुगतान उसके वाहक को होता है। ठीक है, ये है रेखांकित चेक और खुला चेक। खुला चेक किसी को भी भुगतान हो सकता है। अगला प्रश्न है, हुंडी की क्या विशेषता है? तो हुंडी की विशेषता यहाँ देखते हैं। हुंडी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें पहली विशेषता है यह देशी विनिमय पत्र है। दूसरा, इसको लिखते समय अपने इष्ट देवता का नाम लिखा जाता है। जैसे इष्ट देवता यानी ऐसे आप लिख देंगे श्री गणेश जी सदा सहाय। ठीक है, श्री गणेश जी सदा सहाय। ऐसे ही जो आपके इष्ट देवता होंगे जिस भी व्यापारी के, वो इनका नाम बीच में लिखते रहते हैं। तीसरा वाला है, इस पर टिकट लगाना आवश्यक होता है, यानी हुंडी पर टिकट लगाना आवश्यक है। और चौथा जो प्रश्न विशेषता है वो इसमें भुगतान की अवधि निश्चित होती है। भुगतान कब होना है इसका भी डिटेल रहता है। 5वां पॉइंट है कि यह शर्तों के आधार पर लिखी जाती है, यानी हुंडी जो है सशर्त भी होती है। तो ये थी हुंडी की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक के रेखांकन के नियमों को लिखें। तो चेक के रेखांकन करने के कुछ नियम हैं जिसके नियमों को हम लोग यहाँ देखते हैं। चेक पर रेखांकन चेक का लेखक व चेक के धारक, ठीक है, यानी दोनों में से ही कोई एक कर सकता है। पहला कौन कर सकता है? या तो लेखक या तो धारक, यानी चेक जिसके पास होगा वही उसका रेखांकन कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि चेक का लेखक साधारण एवं विशेष दोनों प्रकार का रेखांकन कर सकता है। साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन, ये रेखांकन 2 प्रकार का होता है, तो किसी भी प्रकार का वो कर सकता है। तीसरा जो है, साधारण रेखांकन का विशेष रेखांकन किया जा सकता है जबकि विशेष रेखांकन का साधारण रेखांकन नहीं किया जा सकता। अब साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन देखिए यहाँ बार बार आया हुआ है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साधारण रेखांकन क्या होता है? जब चेक के मुख पृष्ठ पर, ऐसे भी मैंने भी बताया था पहले प्रश्न में, तिरछी रेखा समांतर खींच जाएगी तो इसे हम साधारण रेखा कहते हैं। और विशेष रेखांकन क्या होता है? जब ऐसे तिरछी रेखा खींच दें और उसके बीच में किसी बैंक विशेष का नाम लिख दें। ठीक है, ये SBI या ऐसे करके PNB लिख दें, तो PNB या SBI रांची लिख दें। ठीक है, तो SBI रांची लिख दिए तो अब उस चेक का भुगतान SBI रांची से ही होगा, अन्यथा किसी और बैंक से नहीं होगा। ये विशेष रेखांकन कहलाता है। तो जब समांतर तिरछी रेखा के बीच में कुछ चीज़ नहीं लिखा हो तो उसे हम साधारण रेखांकन कहते हैं।
तो ये खाली है, तो उसे विशेष रेखांकन करना हो तो हम इसमें कुछ किसी भी बैंक विशेष का नाम लिख देंगे तो ये विशेष रेखांकन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ विशेष रेखांकन है पीएनबी, तो हम यहाँ से इसको पीएनबी को हटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ साधारण रेखांकन में इसको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, यानी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, चेक का प्राप्तकर्ता साधारण या विशेष रेखांकित चेक को अविनिमय साध्य कर सकता है। ठीक है। अविनिमय साध्य यानी अब उसका बेचान नहीं किया जा सकता। अविनिमय साध्य का मतलब होता है अब उसको हम आगे उसके स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकते, यानी जब वो चेक के तिरछी रेखा खींचे और उसमें लिख दे नॉट निगोशिएबल। ठीक है, नॉट निगोशिएबल, अगर ये शब्द लिख दे तो फिर उसका आगे जो है पृष्ठांकन या बेचान नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है, विनिमय विपत्र का नमूना दे। विपत्र का नमूना दें, तो यहाँ पे मैंने देखिए एक विपत्र बनाया हुआ है, दर्शनीय विनिमय विपत्र का नमूना है। इसको आप देख सकते हैं, बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये विपत्र का नमूना है, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है धनराशि है, धनराशि आप यहाँ लिख देंगे, और आगरा है 8 मार्च 2023, यानी ये वो स्थान है जहाँ पर इसको लिखा गया है, इसके लेखक का ये पता है। आगे लिखा हुआ है कि मांग पर मुझे या मेरे आदेशानुसार अथवा वाहक को 5,000 रुपये का भुगतान दीजिए, प्रतिफल प्राप्त है। ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे देख लीजिए, हस्ताक्षर है दिनेश लाल, यानी लेखक इसके हैं कौन है, दिनेश लाल, और सेवा में विनोद वर्मा। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, ये दर्शनीय विनिमय विपत्र का ये नमूना है। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋण पत्र की स्वीकृति ऋण स्वीकृति तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऋण स्वीकृति और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है? ऋण की स्वीकृति में भुगतान की अवधि का उल्लेख नहीं रहता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान की अवधि का उल्लेख रहता है। ठीक है, ऋण की स्वीकृति ये जो है छोटी रकमों के लिए लिखी जाती है, और ये सामान्यतः ऐसे लिख दिया जाता है ताकि विश्वास बना रहे। इसमें पैसा आपका भुगतान कब होगा इसका उल्लेख नहीं रहता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लड़की स्वीकृति पर टिकट नहीं लगता, पर टिकट लगता है। ठीक है, यहाँ लड़की मिसप्रिंट हो गया है, लड़की की जगह यहाँ पे क्या होगा, ऋण। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ऋण होगा। ऋण की स्वीकृति पर टिकट नहीं लगता, जबकि प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगाना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ऋण की स्वीकृति विनिमय साध्य विलेख के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र विनिमय साध्य प्रलेख के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ऋण की स्वीकृति है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि विनिमय पत्र को उसमें रखा जाता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ऋण की स्वीकृति केवल एक प्रकार का होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र 3 प्रकार का होता है। यानी ऋण की स्वीकृति केवल 1 टाइप होता है और प्रतिज्ञा पत्र ये 3 टाइप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेक एक शर्त रहित विनिमय साध्य प्रलेख है, स्पष्ट करें। चेक एक शर्त रहित विनिमय साध्य प्रलेख है, स्पष्ट करें। एक कोटेशन लिखा हुआ है जिसको आपको स्पष्ट करना है। तो साधारणतः हम लोग चेक के अर्थ को पहले देख लेते हैं। साधारण शब्दों में चेक एक प्रकार का लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है, जिसमें रुपया जमा करने वाला अपने बैंक के नाम लिखता है। यानी ग्राहक अपने बैंक पर चेक लिखता है, जिसे हम शर्त रहित विनिमय साध्य प्रलेख कहते हैं। ठीक है, ये अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चेक में कोई शर्त नहीं होता है तथा यह धारक की इच्छा अनुसार पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार चेक एक शर्त रहित विनिमय साध्य प्रलेख होता है। ये आप समझ गए होंगे कि चेक का क्या है, कोई शर्त नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि चेक जो है मैं भुगतान करने के लिए आपको लिख रहा हूँ और उसका भुगतान तभी होगा जब मेरा ये कंडीशन पूरा हो जाए। तो ये इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होता है, ये शर्त रहित होता है, इसलिए इसको हम शर्त रहित विनिमय साध्य प्रलेख कहते हैं। अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र की कोई 3 विशेषताएं लिखें। तो विनिमय विपत्र की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विनिमय विपत्र शर्त रहित होता है, यानी विनिमय विपत्र में कोई कंडीशन नहीं होता है। विनिमय विपत्र पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। जब तक विनिमय विपत्र पर लेखक के और उसके स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तब तक जो है विपत्र जो है वो ड्राफ्ट कहलाता है। जैसे ही विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, वो बिल का स्वरूप ले लेता है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट है विनिमय विपत्र सदा लिखित होता है, यानी विनिमय विपत्र मौखिक नहीं हो सकता, ये केवल और केवल रिटेन में ही हो सकता है। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी में पहला प्रश्न है विनिमय विपत्र तथा चेक में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए विनिमय विपत्र और चेक में अंतर को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने विनिमय विपत्र और चेक में अंतर को दिखाया हुआ है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। विनिमय विपत्र तथा चेक में अंतर, पहला अंतर है स्वीकृति। ठीक है, तो विनिमय विपत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है और इस पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी चेक पर किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है रेखांकन। विनिमय पत्र का रेखांकन नहीं किया जा सकता है, इसका रेखांकन यानी चेक का रेखांकन किया जा सकता है। अभी आपको बताया था जब चेक के मुखपृष्ठ पर ऐसे 2 तिरछी रेखा खींच दी जाती है तो वो रेखांकन कहलाता है। ठीक है, तो चेक का रेखांकन किया जा सकता है। तीसरा चीज़ है टिकट। तो विनिमय पत्र पर मूल्यानुसार टिकट लगाए जाते हैं और चेक पर टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इस पर टिकट नहीं लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है प्रयोग। विनिमय पत्र का प्रयोग देश एवं विदेश दोनों में ही हो सकता है, यानी विनिमय पत्र देशी और विदेशी 2 प्रकार का भी होता है, जबकि चेक का प्रयोग केवल देश की सीमाओं के भीतर ही किया जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है मूल्य प्राप्त शब्दों का प्रयोग। विनिमय पत्र के अंत में मूल्य प्राप्त शब्द लिखे जाते हैं, जबकि चेक में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। छठवां पॉइंट है लेखक। विनिमय पत्र का लेखक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी कोई भी लिख सकता है, जबकि चेक का लेखक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका बैंक में बचत या चालू खाता होता है। कोई भी व्यक्ति चेक का लेखक नहीं हो सकता है, वही व्यक्ति चेक का लेखक हो सकता है जिसका बचत या चालू खाता हो और उसके पास चेक बुक उपलब्ध हो। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए 7वां पॉइंट है, वो कह रहा है कि भुगतान का समय। इसका भुगतान एक निश्चित समय या मांग पर होता है, यानी विनिमय पत्र का जो भुगतान होता है वो एक निश्चित अवधि पर होता है और इसका भुगतान सदैव मांग पर देय होता है, यानी 3 महीने जो चेक की भुगतान तिथि है, भुगतान नहीं निर्गमित तिथि है, उसके 3 महीने के भीतर कभी भी चेक का धारक बैंक में जाएगा तो बैंक उसका भुगतान करना पड़ेगा, जबकि विनिमय पत्र की स्थिति में क्या है, उसकी भुगतान तिथि पर ही उसका भुगतान होगा। 8वां पॉइंट है अनुग्रह दिवस। तो विनिमय पत्र में 3 दिन छूट के दिए होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, चेक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनुग्रह दिवस आप लोग जानते होंगे, जब भुगतान तिथि या परिपक्वता तिथि निकाली जाती है तो यदि 2 माह का विपत्र है तो 2 माह में यानी 60 दिन में हम लोग 3 दिन जो है एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जो अनुग्रह या रियायत दिवस कहलाता है। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, लेखक का पागल, दिवालिया या मृत्यु होना। तो विनिमय पत्र में लेखक के पागल हो जाने पर दिवालिया या मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लेखक दिवालिया भी हो जाए, पागल भी हो जाए तो भी उसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि चेक की स्थिति में इसमें ऐसी किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बैंक इन दशाओं में चेक का भुगतान रोक देता है। अब बैंक को जैसे ही पता चलता है कि चेक का लेखक जो है दिवालिया हो गया है, पागल है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो चेक या किसी भी प्रकार के लेन देन पर जो ग्राहक का बैंक खाता होता है उसको होल्ड कर दिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। ठीक है। 10वां पॉइंट देखिए, जिस पर लिखते हैं, तो यह ऋणदाता पर लिखा जाता है और यह बैंक पर लिखा जाता है। जो ऋणदाता होता है उस पर लिखा जाता है और यह कहाँ लिखा जाता है, ये बैंक पर लिखा जाता है। 11वां पॉइंट है फर्म का प्रयोग। इसके लिए साधारण कागज का प्रयोग किया जाता है। चेक तैयार करने के लिए एक निश्चित मुद्रित फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, तो विनिमय पत्र का कोई निश्चित फॉर्म नहीं होता है, जबकि चेक प्रिंटेड ऑलरेडी एक चेकबुक ग्राहक के पास होती है, उसी में भर करके कुछ तथ्यों को जमा किया जाता है। अगला पॉइंट है अनादरण की सूचना। अनादरण, ठीक है, विनिमय पत्र के स्थिति में इसके अनादरण से पूर्व पक्षकारों को बाध्य करने हेतु उन्हें अनादरण की सूचना देना आवश्यक होता है और चेक की स्थिति में इसका अनादरण होने पर इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। अब नोटिंग चार्ज है निकराई। इसके अनादरण पर इसकी संबंधित अधिकारी से निकराई करानी पड़ती है, इसके अनादरण पर इसकी निकराई की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी चेक में अनादरण होने पर भी इसकी निकराई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 14वां पॉइंट है भुगतान रोकना। विनिमय पत्र का भुगतान नहीं रोका जा सकता है, जबकि चेक का भुगतान के पूर्व रोका जा सकता है। ठीक है। 15वां पॉइंट है आलोकन एवं प्रमाणन।
विनिमय पत्र के अनादरण की दशा में अवलोकन एवं प्रमाणन की आवश्यकता होती है और चेक की स्थिति में अवलोकन एवं प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है दायित्व। विनिमय विपत्र के भुगतान तिथि पर इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता तो स्वीकर्ता बेचानकर्ता का दायित्व समाप्त हो जाता है। यदि भुगतान की तिथि पर आप भुगतान लेने के लिए नहीं उपस्थित होते हैं तो आपका जो है दायित्व, फिर जो स्वीकारकर्ता है उसका दायित्व समाप्त हो जाता है, फिर उससे आप बाद में पैसा लेने के हकदार नहीं हो पाएंगे। लेकिन चेक की स्थिति में क्या है, चेक भुगतान 6 मास ये जो गलत लिखा है, 6 की जगह अब 3 मास हो गया है, 3 माह तक कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है। अगर उसका जो चेक का धारक है अगर वो भुगतान नहीं प्राप्त कर पाता है किसी भी कारण से, तो वो लेखक के ऊपर भुगतान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यात्री चेक का वर्णन करें। यात्री चेक क्या होता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। एक यात्री चेक एक्सचेंज का माध्यम है जिसका उपयोग हार्ड मुद्रा के स्थान पर किया जा सकता है। उन्हें कई प्रमुख विश्व मुद्राओं में से एक में अंकित किया जा सकता है और पूर्व निर्धारित निश्चित राशि की जांच की गई है ताकि व्यक्ति को उससे विशेषाधिकार के लिए जारीकर्ता का भुगतान करने के परिणाम स्वरूप किसी और को बिना शर्त भुगतान करने की अनुमति दी जा सके। आगे देखते हैं हम लोग। आमतौर पर उन्हें नकदी के बजाय विदेशी देशों में छुट्टी पर लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था, क्योंकि कोई व्यवसायी यात्री के चेक को मुद्रा के रूप में स्वीकार करते थे। तब जारी करता दिवालिया हो जाता और व्यवसाय से बाहर नहीं हो जाता, तब तक एक यात्री की जांच कभी भी उछाल नहीं सकती। यदि यात्री को चेक गुम हो जाती है तो इसे जारी करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, 1990 के दशक से यात्री चेक का उपयोग घट गया है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्वचालित टेलर मशीन जैसे कई सुविधाजनक विकल्प अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं और यात्रियों के उपयोग के लिए आसान हैं। तो यात्री चेक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। संक्षेप में एक बार हम लोग इसको पुनः देखते हैं कि यात्री चेक होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है। ठीक है। आपको 10 लाख रुपए दिल्ली में ज़रूरत है, तो आप कोलकाता से दिल्ली 10 लाख रुपए अगर लेके सूटकेस में या बैग में जाते हैं तो आपको चोरी होने का डर, जान से हाथ धो बैठने का डर सताता होगा, क्योंकि मुद्रा में वैमनस्य का गुण होता है। जिसके पास होता है फिर उसके दुश्मन अनायास ही पैदा हो जाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो व्यक्ति कोलकाता से दिल्ली 10 लाख रुपए लेकर के जाने वाला होता है, वो कैश ना लेकर के अपने बैंक में जाता है और बैंक में पैसे जमा करके बोलता है मुझे एक यात्री चेक जारी कर दीजिए जो कि दिल्ली में भुगतान योग्य हो। तो बैंक क्या करता है, उसके कैश को ले करके उसके जगह एक 10 लाख का चेक इशू कर देता है, जिसे यात्री चेक कहते हैं। और वो चेक लेकर के व्यवसायी दिल्ली में चला जाता है और वहाँ बैंक की किसी दूसरी शाखा में जा करके उसको भुना करके उसका फिर भुगतान प्राप्त कर सकता है, 10 लाख नकदी ले सकता है। ठीक है। तो ये संक्षेप में यात्री चेक का अर्थ आप लोग समझिए। बाकी ये जो मोटी मोटा चीज़ लिखा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुंडी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो हुंडी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, आइए यहाँ देखते हैं। मुख्यतया हुंडी के 2 प्रकार दिए गए हैं, पहला अवधि के आधार पर और दूसरा जो अंतर है वो है भुगतान के आधार पर। तो पहला अवधि के आधार पर देखिए 2 प्रकार के विनिमय पत्र हैं। पहला है दर्शनीय हुंडी, विनिमय पत्र नहीं, हुंडी की बात कर रहे थे हम लोग। अवधि के आधार पर जो हुंडी है वो 2 प्रकार की है, दर्शनीय हुंडी और मुद्दती हुंडी। दर्शनीय हुंडी किसे कहते हैं? दर्शनीय हुंडी वह हुंडी होती है जिसका भुगतान मांगने पर या पेश करने पर किया जाता है, इस पर टिकट नहीं लगता। तो ये हो गई आपकी दर्शनीय हुंडी, यानी जब जो हुंडी का वाहक है वो जब भी मांगेगा आपको भुगतान उसका करना पड़ेगा। मुद्दती हुंडी यानी एक निश्चित अवधि, मुद्दत मतलब एक निश्चित समय। तो मुद्दती हुंडी उसे कहते हैं जो एक निश्चित अवधि के पश्चात देय होती है और इस पर टिकट लगाया जाता है। इस पर भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी मुद्दती हुंडी का मतलब है कि यदि 3 महीने का है तो 3 महीने के बाद ही आपको भुगतान होगा। और दर्शनीय हुंडी की स्थिति में उसका वाहक या उसका धारक जब भी आपसे पैसा मांगेगा आपको हुंडी का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तो अवधि के आधार पर हुंडी के भेद थे। अब हम लोग देखते हैं भुगतान के आधार पर हुंडी के भेद। भुगतान के आधार पर हुंडी जो है कुल
5-6 प्रकार है। तो पहला जो उसमें है वो है नाम जोग हुंडी। नाम जोग हुंडी किसे कहेंगे? इस प्रकार की हुंडी का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति विशेष को अथवा उसके आदेशानुसार किया जाता है, इसका बेचान किया जा सकता है। तो ये नाम जोग हुंडी है। जवाबी हुंडी किसे कहते हैं? ऐसी हुंडी का प्रयोग बैंक के माध्यम से धनराशि को एक ही स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए किया जाता है। इसे जवाबी हुंडी इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि धनराशि पाने वाले को भेजने वाले के पास जवाब भेजना पड़ता है कि उसमें धनराशि प्राप्त कर ली है। यानी जवाबी हुंडी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धनराशि भेजता है वो प्राप्त करने वाले से एक अपेक्षा रहता है कि उसको जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी वो मुझे जवाब लिख करके देगा कि हाँ धनराशि मैंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसी हुंडी को हम जवाबी हुंडी कहते हैं। अब अगला देखिए धनी जोग हुंडी। धनी जोग हुंडी किसे कहेंगे? ऐसी हुंडी का भुगतान किया जाता है जो इसलिए धारक को देय हुंडी भी कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ऐसी हुंडी का भुगतान जो है केवल और केवल कहाँ किया जाएगा? काउंटर पर। ठीक है, ऐसी हुंडी का भुगतान काउंटर पर किया जाता है, इसलिए इसे वाहक को देय हुंडी भी कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, आप ध्यान रखेंगे कि धनी जोग हुंडी क्या है। धनी जोग हुंडी है वो किसको किया जाता है? वाहक को देय होता है। वाहक यानी जो विपत्र को प्रस्तुत करने वाला होता है उसी को इसका भुगतान कर दिया जाता है। अगला है जोखिम हुंडी। ठीक है, जोखिम हुंडी क्या है? ऐसी हुंडी में भुगतान संबंधी कोई शर्त जुड़ी होती है, जैसे माल के सुरक्षित पहुंचने पर भुगतान किया जाएगा। यदि माल सुरक्षित नहीं पहुंच पाता तो फिर भुगतान नहीं किया जाता। यानी इसमें टर्म एंड कंडीशन लगा होता है, यानी ये शर्त युक्त जो है हुंडी है। ठीक है, अगर माल सुरक्षित पहुंचा तो हम आपको भुगतान करेंगे, यदि माल टूट फूट गया तो फिर भुगतान में भी डिले होगा या कम भुगतान होगा या फिर नहीं होगा। अगला देखिए हुंडी का प्रकार में अगला है शाहजोग हुंडी। 5वां प्रकार है शाहजोग हुंडी। ऐसी हुंडी शाह को या उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को देय होती है। ऐसी हुंडी का भुगतान शाह द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही हुंडी लिखित व्यक्ति को किया जाता है। ठीक है, शाह जो उस जमाने में थे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे और उन्हीं को इस ऐसी प्रकार की हुंडी का भुगतान किया जाता था, या फिर जो शाह व्यक्ति होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को उसका हस्तांतरण कर देते थे तो फिर उसको उसका भुगतान किया जाता था। तो ऐसी हुंडी को हम लोग शाहजोग हुंडी कहते हैं। लास्ट है फरमान जोग हुंडी। 6वां प्रकार है फरमान जोग हुंडी। ऐसी हुंडी का भुगतान प्राप्तकर्ता के फरमान पर किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। इसके लिए पृष्ठांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी फरमान का मतलब होता है आदेश, यानी उसका जो हुंडी का धारक है वो आदेश दे कि इसका भुगतान ए व्यक्ति को कर दिया जाए, तो फिर उसका भुगतान ए व्यक्ति को ही किया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बेचान करना होगा। ठीक है, बेचान या पृष्ठांकन करेंगे और उसका भुगतान ए व्यक्ति को कर दिया जाएगा। प्रश्न है प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताओं को लिखें। तो प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता हम लोग देखते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। जो पहली विशेषता है वो है लिखित। तो प्रतिज्ञा पत्र लिखित रूप में होता है, मौखिक नहीं होता है। दूसरा विशेषता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पत्र का लेखक एक निश्चित राशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है, प्रॉमिस करता है। तीसरा है विशेषता शर्त रहित। प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित विपत्र होता है, यानी इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है, ये शर्त रहित होता है। ठीक है, चौथी विशेषता है हस्ताक्षर। प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वही प्रतिज्ञा करता है। फिर है निश्चित व्यक्ति। प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान किसी निश्चित व्यक्ति विशेष को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या विपत्र के वाहक को मांगने पर अथवा किसी निश्चित अवधि के पश्चात देय होता है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान किसी निश्चित व्यक्ति को किया जाएगा। लेखक। प्रतिज्ञा पत्र देनदार की ओर से लिखा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 7वां पॉइंट है भुगतान। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान देश की चलन मुद्रा में होता है, यानी अपने देश की जो करेंसी होती है उसी करेंसी में इसका भुगतान होगा। 8वां पॉइंट है राजस्व टिकट। अवधि के प्रतिज्ञा पत्र पर मूल्यानुसार राजस्व टिकट लगाना आवश्यक होता है, यानी जो मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र होता है उस पर टिकट लगाना आवश्यक होता है। लास्ट है अधिनियम। इस पर भारतीय विनिमय शब्द विलेख अधिनियम की धारा लागू होती है।
ठीक है, भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की जो धारा होती है वो प्रतिज्ञा पत्र पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दशाओं में चेक का भुगतान करने पर बैंक की स्थिति का वर्णन करें, स्थितियों का वर्णन करें। तो विभिन्न देशों में देश का भुगतान करने पर थोड़ा सा यहाँ भी देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए कि विभिन्न दशाओं में चेक का भुगतान करने पर बैंक की स्थिति। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है जबकि लेखक के हस्ताक्षर जाली हो। जब लेखक के हस्ताक्षर जाली होंगे उस दशा में क्या होगा, इसको मैं पढ़ता हूँ कि बैंक किसी भी व्यक्ति का खाता खोलते समय उसके नमूने का हस्ताक्षर एक पुस्तक में लेता है, अतः चेक का भुगतान करने से पूर्व उसे चेक पर किए गए लेखक के हस्ताक्षर को नमूने के हस्ताक्षर से मिलान कर लेना चाहिए। हस्ताक्षर न मिलने पर उसे चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर ही देता है जिस पर जाली हस्ताक्षर बने हों तो इसके लिए वह उत्तरदायी होता है। बात समझ आ गई। तो जबकि लेखक का हस्ताक्षर जाली हो, यानी जब लेखक का चेक जाता है और उस पर लेखक वास्तविक जो लेखक होता है उसका हस्ताक्षर न हो, वो फर्जी हो, जाली हो, उस स्थिति में यदि बैंक उसका भुगतान कर देता है तो पूरी जवाबदेही जो है वो बैंक की बन जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जबकि बेचान जाली हो। ठीक है, बेचान क्या हो, जाली हो। इसको देखते हैं, यदि बेचान लेखपूर्ण है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर सकता है क्योंकि उसके पास यह पता लगाने का कोई साधन नहीं है कि बेचान जाली है। दूसरे, बैंक केवल उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर से परिचित होता है जिनके बैंक में खाते होते हैं। उससे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर से परिचित हो। इस दशा में यदि जाली बेचान वाले चेक का भुगतान कर देता है तो उसका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कि जबकि बेचान जाली हो। तो बेचान जाली होगा तो इसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपका बैंक के पास नहीं होगा, और जाली बेचान का यदि भुगतान हो जाता है तो सारी जवाबदेही किसकी होगी, कस्टमर की होगी, न कि बैंक की होगी। पहले कंडीशन में क्या कह रहा था कि अगर जाली चेक का भुगतान हो गया तो जवाबदेही बैंक की होगी, उत्तरदायित्व तो बैंक का होगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जाली बेचान का यदि भुगतान हो गया तो जवाबदेही बैंक की नहीं होगी। तीसरा कंडीशन देखिए, जबकि रेखांकित चेक का भुगतान बैंक द्वारा खिड़की पर कर दिया गया हो। ठीक है, अब बैंक द्वारा रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर किया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसको हम लोग देखते हैं। रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर करने का अधिकार बैंक को नहीं है। उसे इस प्रकार के चेक का रुपया प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा करना चाहिए। इस दशा में यदि बैंक रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर कर देता है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होगा। आप जानते हैं कि रेखांकित चेक जो होता है वो केवल और केवल ग्राहक के खाते में उसकी धनराशि को जमा किया जाता है, और बैंक यदि काउंटर पर ऐसे चेक का भुगतान करता है तो सारी जवाबदेही जो है वो बैंक की बन जाएगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि व्यवसाय के तत्व से संबंधित जो प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है, सब्जेक्टिव मॉडल सेट, उससे संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी प्रश्नों को देखा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने चैनल कॉमर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।